कि संविधान क्या है। और हमारे साथ स्पेशल गेस्ट के रूप में जुड़े हुए हैं मुकेश अग्रवाल जी, जो कि ग्रुप सीईओ हैं रतन ज्योति ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से। आशीष जी, आपका स्वागत है स्वदेश 2027 में। मैं आपका परिचय करा दूं कि हमारे साथ मुकेश अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, ग्रुप सीईओ हैं रतन ज्योति ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल से। तो आशीष जी, हमें ये बताएं कि एक्चुअल में संविधान क्या है, आईपीसी क्या है, आईआरसी क्या है। ये जो एफआईआर करके लोग डराते रहते हैं, पुलिस वाले डराते हैं, कई बार वकील डराते हैं, ये सब मामला क्या है सर? पूरा ये एक संविधान क्या है, कानून क्या है एक्चुअल में? सबसे पहले जी तो ये समझना होगा कि संविधान होता है परिवार को चलाने के लिए। मैं देश को मैं एक परिवार का नाम दे रहा हूँ कि परिवार को चलाने की एक ऐसी विधि कि उनसे सभी लोग बंधे हुए हैं कि आपको कौन सी चीजें कैसे कर रहे हो। उसमें हर व्यक्ति के लिए अपने अधिकार, देश के लिए हर वो चीज कि राज्यों के कर्तव्य क्या है, सारी चीजें तो आप प्रेमबल देखेंगे तो प्रेमबल में ही आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि जो आईपीसी सीआरपीसी अब तो बदल गए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो ये है ये एक पार्ट है इसके, जिनको संविधान के अनुसार चलना होगा और संविधान से बाहर नहीं हो सकते। आशीष जी, मेरा एक सवाल है इसमें कि जैसे आपने बात तो बता दी कि आईपीसी ये है और सीआरपीसी ये है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो आप संविधान की बात कर रहे हैं, हम कई बार सुनते हैं संविधान में छेड़छाड़ हो रही है। राहुल गांधी जी कई बार आरोप लगाते हैं संविधान में छेड़छाड़ हो रही है, कई सारी पार्टियां लगाती हैं संविधान में छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो ये एक्चुअल में संविधान है क्या, और उसका आईपीसी और आईआरसी से सीआरपीसी से क्या संबंध है? मैं यहाँ बोलना सिर्फ ये चाहूंगा, जी अमेंडमेंट जो है वो क्या है। जी अमेंडमेंट हो चुके हैं कई, क्या तब सुधार नहीं हुआ? क्या तब संशोधन नहीं हुआ? संशोधन तो हुआ ना, प्रेम्बल में शब्द जोड़े कि नहीं जोड़े गए? क्या बदलाव होगा आज की डेट में? आप ये बताएं कि क्या बदलाव हो सकता है। आत्मा वही रहेगी। मेरे ख्याल से आप मुकेश देखो सर भी हमारे कुछ यहाँ, पूछना चाह रहे हैं। मुकेश सर, आपका जो सवाल होगा आप आशीष प्रताप सिंह जी से पूछ सकते हैं। जी जी इस संविधान के बारे में कॉमन लोगों को कोई जानकारी नहीं है कि संविधान होता जी क्या है। तो जी अभी मैंने पिक्चर देखी थी रिसेंटली, आर्टिकल 370। तो जी देखने के बाद थोड़ी जानकारी मिली कि संविधान होता क्या है, उसमें अमेंडमेंट कैसे किए जा सकते हैं। उसमें जी काफी उस पिक्चर में एजुकेशन थी हम दी संविधान प्लीज। पर जो जी 90% या 95% हिंदुस्तान के लोग हैं उनको नहीं पता है कि संविधान होता क्या है, स्पेशली दी अनएजुकेटेड क्लास। मैं निवेदन करना चाहूँ, सिर्फ राजनीतिक और कुछ नहीं है। जिन लोगों को ये पता ही नहीं संविधान, जिन्होंने पढ़ा नहीं होगा, वो भी इस बात को कहने लगते हैं आज की डेट में संविधान बदलेगा। देखिए आशीष सर, मेरा बताओ जैसा तो। मुकेश सर कह रहे थे कि लोगों को, कई लोगों को तो जानकारी ही नहीं है कि संविधान क्या है ना। तो हम यही जानना चाहते हैं कि संविधान क्या है, उसके अनुच्छेद क्या है, क्या आईपीसी होती है, क्या सीआरपीसी होती है। और ये जो एफआईआर करके डराया जाता है, अगर किसी के ऊपर एफआईआर हो तो पुलिस कई बार होता है कि उठा ले जाती है, फिर कई लोग बोलते हैं नहीं साहब पुलिस ने पैसा ले लिया, पुलिस ने पैसा लेके छोड़ दिया। तो ऐसा ये क्या है पूरा माजरा, और संविधान एक्चुअल में कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? जो अमेंडमेंट होते हैं, जैसा अभी देश में कई चर्चा चल रही थी कि नए कानून आ गए हैं, जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने जी बताया कि हमने इतने जी सारे कानून में चेंज कर दिया है। 420 कानून में चेंज कर दिया, 302 में चेंज कर दिया, 376 में चेंज कर दिया, 354 में, 56 में चेंज कर दिया। तो ये सारी चीज है क्या सर? देखिए, बदलाव जो हुआ है वो बदलाव भी हुआ है ज्यादा। जो जी नंबर थे वो नंबर अप एंड डाउन हुए और कुछ नहीं। जैसे 376 था वो चेंज हो गया, 307 थी वो बदल के सब 100 की चली। कोई भी चीज ऐसी बदलाव नहीं हुई है, अपराध की प्रवृत्ति वही है, सिर्फ नंबर बदले हैं, ये मान लीजिए। वैसे अब संविधान की बात करें तो नागरिकों के अधिकार और पूरे भारत को जो स्लैब चलानी चाहिए, पहले तो मैं ये चीज आवश्यक रूप से कहना चाहूंगा कि संविधान को हमारे यहाँ सिलेबस में भी पढ़ाना चाहिए ताकि हर व्यक्ति को उसकी जानकारी हो। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि संविधान की जो पढ़ाई है 10वीं क्लास से लेके कॉलेज के सिलेबस में तो बिल्कुल जानी ही चाहिए। और आज के बच्चे को, आज की युवा पीढ़ी को बिल्कुल संविधान के बारे में जानकारी होना चाहिए। और हमें हमें लगता है कि इसीलिए हम ये शो लेके आए हैं कि लोगों को जो अवेयरनेस होना चाहिए कानून की, एक्चुअल में कानून क्या है, अब क्या होता है, उसके बचाव के तरीके क्या है, कानून में आपका अधिकार क्या है, क्या आपका क्राइटेरिया है, वो अब सारा कुछ जानकारी अब हो। देखिए, इसलिए हमने ये एक शो जो है लॉन्च किया कानून के जानकार के रूप में। और हमारे साथ एक्चुअली क्या मैं है आपका एक परिचय और करा दूं, हमारे साथ में अंशु गोस्वामी जुड़ी हुई हैं बिहार से।
जो कि युवा पत्रकार जी है। जी अगर आपका कोई सवाल हो अंशु तो आप बिल्कुल वकील साहब से और हमारे जो गेस्ट हैं उनसे पूछ सकती हैं। जी जरूर, आप सभी को जी आवाज आ रही है? जी जरूर, आप सभी को जी नमस्कार। और मैं बिहार से हूँ और मेरा सवाल ये है सर कि जिस तरह से ये भ्रांतियां फैलाई जा रही है कि हमारा संविधान बदल जाएगा, इसके साथ खास तौर पे इस पे जोर दी जा रही है कि संविधान खतरे, इतनी राजनीति बिहार में हुई, संविधान खतरे में है कि लग रहा था कि हर कोई अब खौफ में जीने लगे हैं। पर ये मुझे तो नहीं लगता कि, खैर मैं भी मीडिया की स्टूडेंट रही हूँ और मैंने भी मास कॉम में पीजी किया है और खास तौर से मीडिया लॉ एंड एथिक्स, जो कि हमारा ये सर्वोपरि विषय रहा है। और ये अपने ये दर्शाता है कि किस तरीके से लोगों में खौफ फैलाने की ये साजिश कही जा सकती है। हमारा संविधान तो क्या लगता है सर, सच में कभी खतरे में आ सकता है? सर इतना पूछना चाहूंगा, जो लोग कहते हैं संविधान खतरे में, उनसे पूछो कि क्या खतरे में है, क्या बदलाव हो जाएगा, क्या बदलेगा संविधान में। ये तो पूछा जाए कि संविधान में क्या बदलाव करेंगे, उनको पता है क्या बदलेगा? नेता लोग यही ये कहते हैं कि जानना आरक्षण आवश्यक है। खत्म हो जाएगा, कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान में चेंज करें, आरक्षण खत्म हो जाएगा, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। और ये चिल्लाना संविधान क्यों नहीं चिल्ला रहे हैं कि सर संविधान खतरे में, ये बोलिए ना कि सर आरक्षण खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भी किसी ने कहा कि आरक्षण खत्म होगा या नहीं होगा, अपने मन से जो चाहेगा वो अपने मन से बोल देगा। तो क्या इस इस परिपाटी बात को को तो बदलना मानते चाहिए हैं? ना। इस बात से आप सब भी एग्री करते हैं ना कि ये बस राजनीति है? सर ने बिल्कुल सही कहा जी, कि सर जो कह रहे थे कि हाँ बस ये राजनीति है। तो क्या लग रहा है कि हमारे संविधान के साथ कभी कोई खिलवाड़ कर सकते हैं? अभी भी है कुछ ऐसा बाकी जो बहुत कुछ देखिए राजनीतियां हुई, आगे क्या और कुछ है इसके नाम पे बाकी? देखिए मैं सिर्फ आपको जी एक चीज क्लियर कर दूं कि पहले जो लोग कहते हैं कि संविधान बदलेगा, उनसे ये पूछा जाए कि संविधान में क्या बदलाव होगा। आरक्षण की बात रही तो आप आरक्षण कहिए, आप पूरे संविधान जी को कह रहे हैं कि संविधान ही बदल जाएगा। तो इससे जैसा स्पष्ट मुकेश होता सर है ने कि बताया कि जो राजनीतिक, नेताओं के तो पहले प्रोपेगेंडा होते हैं, उन्हें नेताओं का जो संविधान एजेंडा पढ़ लेना होता है चाहिए। कि जनता को भड़काएंगे हाँ और ये कह देंगे संविधान बदल जाएगा। क्या संविधान बदलना इतना आसान होता है? कि वही मेरे ख्याल से अंशु का सवाल है। आपको जी बता जी दें कि संविधान बदलने के लिए कितना अमेंडमेंट और दोनों सदनों के लिए क्या क्या कार्रवाई आवश्यक है। क्या जी ऐसा लगता है कि इतना आसान है संविधान को बदलना? अगर आज आईपीसी सीआरपीसी को अपडेट करके बीएनएसएस या बीएनएस कर दिया, तो आप ये बता सकते हैं कि उसमें क्या बदलाव कर दिया? क्या 307 की प्रवृत्ति बदल दी? अपराध हत्या की प्रवृत्ति थोड़ा बदली है, हत्या की सजा वही है, सारी चीज वही है। क्या बदला? ज्यादा मुकेश सर, बदलाव मेरा एक नहीं है। पार्लियामेंट के अप्रूवल के आप बगैर तो एक कुछ बड़ी भी नहीं इंडस्ट्री बदला से जा आते सकता। हैं, मेरा आपसे मुकेश सर एक सवाल है। जिस प्रकार से जो संविधान में अमेंडमेंट होते हैं और जब राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक ये पूरा संविधान एक पारित कर दिया जाता है कि भाई आज से ये नियम होगा, जैसा अमित शाह जो है गृह मंत्री हैं देश के, उन्होंने बताया कि भाई आज से संविधान ये धाराएं बदल जाएंगी और कानून प्रक्रिया चेंज हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि धाराएं चेंज होने की, तो इनको सारी मीडिया पे, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे किसी भी प्रकार की मीडिया हो, सोशल मीडिया वगैरह हो, उस पर इनको सारी डिटेल्स डालनी चाहिए। देखिए, कॉमन पब्लिक को इससे कुछ लेना देना नहीं होता, सर ना ये उनके काम की चीज रहती है, ना अगर कोई अपराधी कांड में कर रहा है, उस अपराधी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि 370 में क्या सजा मिल रही है क्या नहीं मिल रही, उसने कांड करना तो करता। तो ये सब अपनी पार्लियामेंट की चीजें होती हैं, वहीं तक सीमित रहे तो बेटर है। हर व्यक्ति की अलग अलग सोच होती है, लेकिन कहीं पर उस व्यक्ति को इस राजनीति से मतलब नहीं। लेकिन ये जो कई राजनीतिक पार्टी, नाम नहीं लूंगा मैं, किसी से मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा, लेकिन स्पष्ट रूप से ये साफ दिखाई देता है कि हम राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस प्रकार के कुछ चक्र रच रहे हैं। आशीष जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है, अंशु आप युवा पत्रकार हैं और मुकेश सर भी हमारे आदरणीय जुड़े हुए हैं। आशीष जी, हमें ये बताएं कि ये जो कानून की सीढ़ी है, कानून की सीढ़ी काफ़ी लंबी है, जहां एफआईआर से कहानी शुरू होती है, एक थाने से कहानी शुरू होती है, उस एफआईआर पे लिखा होता है माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। कई बार हम ये भी सुनते हैं, पुलिस जब बयान देती है, कोई बाइट देती है, तो कहती है हमने माननीय न्यायालय के सामने पेश किया और फिर उसके फलाना आदमी को बेल हो गई या फलाना आदमी को जेल हो गई। तो ये जो माननीय न्यायालय की कहानी शुरू होती है, एफआईआर से शुरू होती है। तो ये जो एफआईआर है और आईपीसी है, ये एफआईआर, आईपीसी और धारा के बीच का खेल क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहता हूँ कि सर्वप्रथम किसी भी चीज का
होना, घटना घटित हुई, उसकी प्रकृति क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है, संज्ञेय अपराध है, असंज्ञेय अपराध है, इस चीज पर विचार किया जाता है। क्योंकि एफआईआर भी मैं एक उसी को आईपीसी का ही पार्ट है, एफआईआर भी जो है वो एक कानून का ही पार्ट है, और पुलिस जो है वो कानून मैं के उसको वाली है। उसके उसी पे आ रहा हूँ। एक्चुअली प्रत्येक राज्य के अपने उसके अधिकार है कि वो क्या अमेंडमेंट कर देता है। जैसे अवनीश कुमार की लाइफ में ये है कि आपको 7 साल से कम का सजा का जिसमें है, उसमें बेल जो है थाने को मुचलके पे छोड़ने का वो है कि थाना उसे संज्ञेय अपराध नहीं मानता और थाने से छोड़ देता है, तो वो उनके अधिकार क्षेत्र में। अब आता है कि असंज्ञेय अपराध जो जिसकी प्रवृत्ति गंभीर है और ऐसा लगता है कि हाँ इस प्रवृत्ति गंभीर अपराध है, उसमें जमानत नहीं दी जा सकती, तो उसको गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत किया जाता है और 24 घंटे बाद उसको न्यायिक अपेक्षा में भेजा जाता है या मेरा न्यायालय अपने सवाल डायरेक्ट मुकेश सर निर्णय से देता है भी कि होगा, हाँ। मेरा सवाल मुकेश सर से भी होगा। मुकेश सर, मेरा आपसे एक सवाल है, आप तो इंडस्ट्री में काफ़ी लंबे समय से हैं, क्या ये जो आईपीसी और सीआरपीसी है ये इंडस्ट्री के ऊपर भी लागू होती है या व्यक्ति विशेष के लिए ही रहती है? ये क्योंकि आप तो इंडस्ट्री को देख रहे हैं काफ़ी समय से, कई आपने लीगल इलीगल केसेस को भी देखो, डील किया हुआ है। जो लीगल ऑर्डर्स हैं लोग सब पे लागू होते हैं, ऐसा नहीं कि किसी पे लागू नहीं होते। पर कोर्ट की मतलब कि इतनी वैरायटी है और इतनी है कि अटेम्प्ट ऑफ मर्डर को बेल नहीं मिलेगा, पर कोई ड्रिंक करके 10 लोगों को कुचल दे उसको अगले दिन बेल मिल जाती है, वो मर्डर की कैटेगरी में नहीं आता। और इसलिए जितने भी मर्डर होते हैं, जो पॉलिटिकल मर्डर होते हैं, वो देखेंगे वो एक्सीडेंट के द्वारा ही होते हैं। चारा घोटाले के जितने गवाह थे या जिसके भी वो गवाह रहते हैं, वो चाहे मरते वो सब व्यापम का घोटाला हो। एक्सीडेंट में ही मारे जाते हैं, उनका जी वैसे जी, मर्डर नहीं मैं होता। मैं जो आपको एक अवेलेबल है जिससे बड़ी बेल बड़ी आसानी बेल। से मिल जाए। आप ये कह सकते हैं, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की कार का ब्रेक फेल हो गया और उसने जानबूझ के नहीं किया, धोखे से एक्सीलेटर का बाइक टूट जाता है या ब्रेक का बाइक टूट जाता है, उस धोखे में अगर कोई अपराध हो जाता है या कोई व्यक्ति जबरन गाड़ी के आगे छलांग लगा के चल रहा है, उस कंडीशन में उसके साथ अनजस्टिस होगा या नहीं? क्या उसका उद्देश्य, आप यहाँ देखिए, दोनों उद्देश्य पे देखिए, मेरा उद्देश्य मारना है नहीं या नहीं, मैं मेरा मैं उद्देश्य मैं ये कह रहा हूँ, गाड़ी चलाना है? पर वो चेक नहीं करते हैं ना कि ब्रेक किस किस वजह से हुई। ड्रंक एंड ड्राइव के इतने केसेस हैं और उनको बेल मिल जाती है आसानी से। फिल्म स्टार हो उसको भी बेल मिल जाती है। ड्रंक आई थिंक मीडिया वाले ही ज्यादा इसको उछालते हैं जब बेल होती है, या कितने बीएमडब्ल्यू एक्सीडेंट के कितने कांड रहते हैं उसको क्लोजली ट्रैक करते हैं। हम मारा सर बेटे ने, अरेस्ट मीडिया का वारंट काम तो अलग देखिए वो सर कर लिया। दिखाना है जी। नहीं नहीं, वो तो अभी हम रिसेंट जो बीएमडब्ल्यू केस सुन रहे थे पूना वाला, जी जी एक्सीडेंट करा नाबालिग ने, जेल हो गई, अंदर कर दिया बाप और दादा को पकड़ के जिन्होंने उसको बिल्कुल परमिशन दी थी गाड़ी चलाने की। तो अलग ही कानून है, कुछ ये सुनने में नई नई चीजें आती। जी। भारतीय न्याय पद्धति है और इसी के अनुरूप फिर जैसे जैसे कोर्ट में गवाहियां आती हैं तो फिर वो मामला अग्रसर होता है फैसले की तरफ। तो मेरा एक सवाल इसमें ये है कि इस प्रकार से विपक्षी पार्टियां जो कई बार कहती हैं साहब हमारा कानून खतरे में है, हमारा संविधान खतरे में, तो ये जो खतरे में जो होता है वो होता क्या है? सीआरपीसी तो आपने समझा दी, संविधान भी आपने समझा दिया, लेकिन जो खतरा है वो किस चीज से लग रहा है? देखिए क्या है कि ये और विपक्ष ये दोनों एक दूसरे के प्रति आक्रामक रवैया अपनाते हैं। जैसे मान लीजिए आज ही एक दाई है कि निर्मला सीतारमण के ऊपर एफआईआर किया गया। जी जी। अब ये तो हो गया एक तरह से विपक्ष का एक कदम हुआ कि आपने क्या क्या घोटाले किए। अब सरकार के जो नुमाइंदे हैं जी जी वो तरह से इसको देखेंगे कि साहब ये पॉलिटिकल मूवमेंट है, इन्होंने जबरदस्ती एफआईआर कर दी, इसमें कोई तंत्र नहीं है। एफआईआर इसलिए होती है कि भाई आप विवेचन हो, अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा तो लोगों को ये ज्ञान में आ जाएगा कि हाँ साहब ये आरोप है या सत्य आरोप है। एक आम आदमी जिसे न्याय की किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, अगर उसके साथ कोई भी अत्याचार होता है, वो पुलिस थाने में जाता है और अपनी फरियाद सुनाता है।
अमूमन ये देखा गया है कि उसको प्रथम दृष्टया नहीं सुना जाता। आदमी की प्रतिष्ठा को देखकर थाने में एंटरटेनमेंट किया जाता है, एंटरटेन करते हैं। तो वो व्यक्ति क्या करे अगर उसकी कोई सुनवाई प्राथमिक नहीं होती है थाने के अंदर? इसके लिए कानून का रास्ता, एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो उसे न्यायालय का सहारा लेना पड़ता है। और न्यायालय में जिस अपराध से संबंधित जो भी अपराध घटित हुआ है या वो फरियादी है, हमारे यहाँ धारा 200 सीआरपीसी में परिवाद दायर होता है। परिवाद दायर होने के साथ ही फिर हमारे यहाँ की जो जुडिशरी है वो जांच के लिए आदेश करती है संबंधित थाना प्रभारी को, जिसका संज्ञान कोर्ट लेती है और कोर्ट देती है। 156(3) एक सीआरपीसी की धारा है, उसमें मान लीजिए कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया है कि इसकी आप सही तरीके से विवेचना करें, और कोर्ट को ये लगता है कि हाँ ये एफआईआर होने लायक, तो डायरेक्ट आदेश कर देती है थाना प्रभारी को कि भैया एफआईआर दर्ज करो और मामले की विवेचना करो। देखिए, प्रथम सूचना में जो घटित अपराध है वही अपराध परिवाद की शक्ल में कोर्ट में पेश किया जाता है। तो इस तरह से फरियादी को डरने की आवश्यकता नहीं है। थाना प्रभारी अगर मान लीजिए कंप्लेंट नहीं लिखता है या उसे यानी उसके पक्ष में कोई बात नहीं करता है या अवैधानिक विधियां करता है, तो कोर्ट संज्ञान लेती है और फिर थाना प्रभारी उसमें रेंज में आ जाते हैं। फिर होती है वो बाउंड है कि उसकी जो है वो तफ्तीश करे ईमानदारी से और न्याय दिलाए उसको। तो ये सब हमारे यहाँ व्यवस्था है, कानूनी दरवाजे खुले हुए हैं। कोई भी पीड़ित व्यक्ति हो वो दरवाजा खटखट से परिवाद दायर कर सकते। श्रीमान जी, मेरा प्रश्न ये था, एक आदमी जो थाने में जाता है उसका आवेदन लेके उसे जांच में ले लेते हैं और फिर जांच बहुत लंबे समय तक चलती रहती है, तब तक उसे कोई न्याय ही नहीं मिल पाता है। देखिए, जांच जो है वो एक तो त्वरित होती है जिसमें लगता है कि हाँ आज ही इसको एफआईआर चाक कर देना चाहिए। एक जांच वो होती है जो आर्थिक मामले में होती है जिसमें समय लगता है दस्तावेजी साक्ष्य संकलित करने का, बहुत सारे मटेरियल्स एविडेंस कलेक्ट करने का। तो देखिए, मान लीजिए कोई हत्या होती है, इमीडिएट जो है पुलिस वहाँ पे फौरन रिस्पांस करती है। नामजद एफआईआर अगर मान लीजिए किसी ने हत्या होती हुई देखी हुई चश्मदीद है तो इमीडिएट एफआईआर करेंगे। अगर मान लीजिए कोई आर्थिक अपराध है या दूसरा है, उसमें पुलिस जरूर थोड़ा सा समय लेती है। और प्रतिवेदन जो है यानी जांच प्रतिवेदन फिर संबंधित, अगर मान लीजिए उन्होंने जांच कर रहे हैं, कोर्ट से परिवाद का एक लेटर आ गया है, तो फिर वो उसमें समय सीमा के लिए वो थाना प्रभारी फिर वो बोलते हैं कि साहब हमें चाहिए, विवेचना लंबी है, दस्तावेजी साक्ष्य इकट्ठे करना है। अब बहुत सारी एविडेंस इकट्ठी होती है। आपने देखा होगा भ्रष्टाचार के मामले में 2-2, 3-3 बोरे चालान आते हैं, तो इसमें समय लगता है। इसमें घबराने की बात नहीं। इमीडिएट जो है उन अपराधों में विवेचना होती है जिसमें बहुत ज्यादा आपको तकलीफ हुई है, जैसे फास्ट रिस्पांस होना चाहिए, उन अपराधों में तो होती है। लेकिन जो आर्थिक या दूसरे अपराध है उसमें जरूर है। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, इसमें पुलिस जो है कहीं ना कहीं एक निर्णय पे पहुंचती है कि एफआईआर बिल्कुल सटीक होना चाहिए। अपराधियों को दोषी साबित करने के लिए उन्हें पूरा मटेरियल एविडेंस कलेक्ट करना पड़ता है। श्रीमान जी, कई प्रकार के न्यायालय बना दिए हैं, कुटुंब न्यायालय है, श्रम न्यायालय है और ईओडब्ल्यू का अलग बना दिया है, साइबर का अलग बना दिया है। आदमी इतना कंफ्यूज है कि वो अपनी फरियाद लेकर कहाँ जाए। देखिए, अपराध जो है अलग अलग श्रेणी के हो गए हैं आजकल अपराध ऐसी श्रेणी के, अब जैसे पास्को आ गया, जैसे निर्भया कांड के बाद में पास्को आपने सुने नहीं होगा, 2014 के बाद पास्को आ गया, बच्चियों के साथ छेड़छाड़। फिर आ गया एनडीपीएस, गांजा, इसका एक अलग है। फिर साइबर हो गया, आपके मोबाइल के अकाउंट के जितने भी पैसे जो करते हैं उनके पैसे जो है वो निकाल लेते हैं। तो ये अपराध भी अलग अलग श्रेणी के हो गए ना, इसीलिए अलग अलग अपराधों के अलग अलग न्यायालय गठित हो गई हैं, क्योंकि एक ही कोर्ट के अंदर विभिन्न न्यायालय हैं। हमारे भ्रष्टाचार निरोधक कानून
कानून बना है उसके लिए न्यायालय अलग है, पारिवारिक विवाद हैं उसके लिए न्यायालय अलग है, और मालिक का जो झगड़ा है कि साहब इन्होंने वेतन नहीं दिया तो श्रम न्यायालय है। फिर आपके मान लें सर्विस मैटर है, सर्विस मैटर के लिए भी अलग न्यायालय है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग कानून के लिए अलग अलग ये न्यायालय गठित होने से जनता को ही लाभ है। अभी जी साइबर क्राइम बहुत ज्यादा है और जी कई लोगों को, बुजुर्ग लोगों को, जो लोग रिटायर्ड हैं, बुजुर्ग हैं, उनको साइबर अरेस्ट करके पैसे का ट्रांसफर करवा लिया जाता है डरा धमका कर। तो इतना बड़ा साइबर क्राइम चल रहा है अपने भारत के अंदर, इसकी रोकथाम या इस पे अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है? देखिए, इसके लिए अलग अलग सेल बनाए गए हैं, और सेल इसलिए बनाए गए हैं कि ये टेक्नोलॉजी वाला अपराध है। पहले अपराध होते थे आमने सामने के, और अब जो अपराध ना वो टेक्निकल ग्राउंड के अपराध हो रहे हैं। पहले जो है इसमें ऐसा रहता था कि लोग आपस में पैसे ले लेते थे, तो और उसके बाद वो यानी बेईमानी कर लेते थे, यानी जो हो जाते थे कि साहब ये जो अपराध हो रहे हैं इसका थोड़ा सा आप विस्तार से विवेचना कीजिए। अब अकाउंट खाली हो रहे हैं, अच्छा कुछ बुजुर्ग लोग हैं, कुछ ऐसे बेचारे निर्दोष लोग हैं, वो वो इसका शिकार हो रहे हैं। अच्छा, शिकार भी ऐसे हो, कई लोग यानी आपका ओटीपी चुरा लेते हैं, कई लोगों के आधार कार्ड की बहुत सारी फोटो कापियां पहुंच जाती हैं, उससे वो बैंक अकाउंट लिंक होता है। तो ये सब जानकारी आम पब्लिक को नहीं होता, लेकिन अब चूंकि साइबर एक्सपर्ट चाहिए उनके लिए, और ये मशीन है, और मशीनी युग टोटली कंप्यूटराइज हो चुका है, जो इसका विशेषज्ञ होता है वो इसमें विवेचना करता है। कोई ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी शख्स इसमें विवेचक नहीं बन सकता जब तक कि उसको हाइपर टेक्नोलॉजी का ज्ञान ना हो। तो मेरा यही है कि निवेदन है कि लोग जो है किसी को यानी अपने ओटीपी ना दें, किसी को भी यानी अपने पास जो भी है अपने इलेक्ट्रॉनिक सामान उसको जो है वो सुरक्षित रखें, किसी को के साथ शेयर ना करें। स्थानीय अदालतों की शक्तियां अलग हैं, उच्च न्यायालय की शक्तियां अलग हैं, उच्चतम न्यायालय की शक्तियां अलग। तो ये सारी शक्तियां अलग अलग रूप में काम करती हैं। जैसे अभी कुछ ऐसे रिट पिटीशन आए हैं जिसमें स्वतः संज्ञान लिया है। बहुत सारे मामले आपने देखे कि कलकत्ता का कांड हुआ डॉक्टर साहिबा वाला, और भी कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें सो मोटो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन लिया है, और डायरेक्शन लेके वहाँ की लोकल स्थानीय पुलिस और स्थानीय न्यायालय के लिए उन्होंने दिशा निर्देश दिए। तो कई बार डायरेक्शन ऊपर से भी आता है, तो कई बार नीचे से ऊपर तक जाने के लिए हमें निर्देश प्राप्त करने होते हैं। तो अलग अलग शक्तियां काम करती हैं। जी मेरा अंतिम प्रश्न ये है कि आज के जी परिवेश में अपराध का रूप बदल गया है। अपराध के रूप जी बदलने से क्या है, सब सब साइबर से जुड़ गया है, ऑनलाइन हो गया है, पैसे का ट्रांजेक्शन, लेना देना, यहाँ तक कि 5 रुपए का भी पेमेंट है वो भी आज मोबाइल से अपन कर सकते हैं। इतना ज्यादा ट्रांजेक्शन हो गया है, इतने ज्यादा अपराध बढ़ गए हैं, तो अपराध के रूप को जो बदलाव आया है उसके हिसाब से क्या एक्सपर्ट ज्यादा नहीं होना चाहिए ताकि इसमें रोकथाम हो सके? बहुत अच्छा सवाल किया, बिल्कुल बहुत अच्छा सटीक सवाल किया। ये जो क्राइम्स हो रहे हैं इन एक्सपर्ट की आज बहुत आवश्यकता है। अब जैसे मान लीजिए अपराधी है, अपराध करके चला गया, लेकिन जो एक्सपर्ट होता है ना वो चारों दिशाओं में उसका मस्तिष्क काम करता है कि पीस ऑफ एविडेंस इन्होंने कैसे छोड़ा होगा, क्या छोड़ा होगा, उसको कैसे किया जाएगा। अब बहुत से एक्सपर्ट ऐसे होते हैं वो चूक जाते हैं विवेचना में। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, हर क्राइम का एक एक्सपर्ट होना चाहिए। जैसे कई नए पुलिस वाले हैं, उन्हें ट्रेनिंग नहीं मालूम रहती है, एम रिपोर्ट अलग कुछ कह रही है, आई विटनेस कुछ और बोल रहा है, इसका एक लाइन बनना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सच है कि हर क्राइम का अलग अलग क्राइम का क्रिमिनोलॉजी मास्टर विवेचक होना चाहिए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके और अपराधियों को कड़ी सजा मिल सके।
इस प्रोग्राम को फिर से हम आगे बढ़ाते रहेंगे और मुकेश सर जैसे हमारे आदरणीय गेस्ट लगातार जुड़ते रहेंगे। कई सारे वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील, हाई कोर्ट के वकील, चाहे वो सेशन कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकील, सभी जानकारी लेते रहेंगे कि आखिर कानून है क्या, एफआईआर है क्या, आईआरसी क्या है, आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है। तमाम जानकारी देखने के लिए आप देखते रहिए स्वदेश 24/7। नमस्कार।